गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास हम पढ़ रहे थे आओ मिलकर बचाए, जिसकी कवित्री है निर्मला पुतुल। उन्होंने बताया था कि जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है और किस तरह से वो अपने जीवन को बचा रहे हैं, यानी कि उनके जीवन के अंदर यहाँ यही बताया जा रहा है कि उन लोगों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने विकास की होड़ में लगे हुए हैं और विकास की होड़ में लगे होने के कारण वो अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने वातावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनके जीवन का सहारा वही है, वही वनस्पतियाँ हैं। उन्हीं वनस्पतियों के सहारे वो अपना जीवन गुजर करते हैं। लेकिन आज लोगों के विकास की अंधाधुंध होड़ में उन लोगों का जीवन बर्बाद होता जा रहा है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। यहाँ पर कवित्री कहती है कि ये जो लोग होते थे, आदिवासी जो लोग होते थे, ये अपने हाथ में क्या रखते थे, इनके अंदर एक आग जलती रहती थी, एक आग सुलगती रहती थी। और वो आग कैसी होती थी? कर्म करने की। बेटा कर्म करने की आग इनके अंदर झुलसती रहती थी। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, और इनके हाथों में हमेशा धनुष की डोरियाँ रहती थी और तीर का नुकीलापन, यानी कि तीर का नुकीलापन इनके पास रहता था। कहने का मतलब है कि इनके हाथों में नुकीले तीर होते थे। कुल्हाड़ी की धार, और तेज़ धार वाली कुल्हाड़ी होती थी। अब आगे इसमें बताया गया बेटा कि जंगल की ताज़ा हवा की, यानी कि यहाँ पर जो कवित्री है वो क्या कहती है कि जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि वे जंगल की ताज़ी हवा में खुलकर सांस लेते थे, लेकिन प्रकृति के विनाश के कारण ये इनकी जो ये प्रवृत्तियाँ है वो समाप्त होती चली गई है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर अब खुली हवा में सांस क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्योंकि जो पर्यावरण है वो नष्ट होता जा रहा है। वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जहाँ जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, उन सबको काटा जा रहा है, जिसके कारण उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। अब वो खुलकर सांस भी नहीं ले सकते हैं। आगे इसमें जो कवि है वो क्या कहता है कि जंगल की ताज़ा हवा, यानी कि जंगल की खुली हवा में जब वो सांस लेते थे, और नदियों की निर्मलता, और वे पहाड़ों की मौन शांति का आनंद लेते थे। पहाड़ों का मौन गीतों की धुन और लोकगीतों की धुनों पर नाचते थे। मिट्टी का सिंधापन, फसलों की लहलाट, और वहाँ पर क्या होती थी, मिट्टी की सुगंध से वो प्रसन्न होते थे और लहलाती हुई फसलों को देखकर वो लोग मस्ती से झूम उठते थे। यानी कि उनके जीवन का नज़ारा यही था कि वो जंगल की खुली हवा के अंदर खुल कर के सांस लेते थे। वहाँ नदियों का पानी फैला हुआ था, निर्मल जल फैला हुआ था, और पहाड़ों की जो शांति थी, मौन शांति थी, उसका वो लोग खुल कर के आनंद लेते थे। और गीतों की धुन और उन लोकगीतों की धुनों पर वो नाचते थे। यानी कि उनके वहाँ पर जो लोकगीत प्रचलित होते थे, उन गीतों की धुनों पर वो अपने आप क्या हो जाते थे, मस्त हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मिट्टी का सौंधापन और मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की सुगंध को देख करके वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे। फसलों की लहलाट और लहलाती हुई फसलों को देखकर वो लोग क्या होते थे बेटा, मस्ती में झूम उठते थे। तो हमें इन सभी स्थितियों की रक्षा करनी है। कौन सी स्थितियों की? ताकि वो अपने जंगल की ताज़ा हवा, नदियों का पानी और पहाड़ों की जो चुप्पी है प्रदूषित होने से बच सके। इन्हीं सब चीज़ों की हमें रक्षा करनी है, और इन सब की रक्षा हम सब मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए इस कविता का शीर्षक रखा है आओ मिलकर बचाए, यानी कि हम सबके प्रयास से ही यह संभव है। आगे इसमें कवित्री कहती है कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। उनके पास नाचने के लिए क्या था? नाचने के लिए खुला आंगन
था बेटा, यानी कि दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्हें हम फिर से नाचने के लिए खुला आंगन दे सकते हैं और गाने के लिए गीत दे सकते हैं। कब? जब हम उनकी वनस्पति को बचा पाएंगे, तभी हम उनके लिए ऐसा कर सकते हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और उनके खिलखिलाने पर, यानी कि उनकी हंसी में कुछ खिलखिलाहट होगी और वे कहीं एकांत स्थल पर खुलकर रो भी सकेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों के प्रयास के द्वारा ही संभव है। प्रकृति की रक्षा करने से बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान प्राप्त हो जाएंगे। और क्या होगा बेटा, जैसे इसने बताया है कि बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास। और अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, वनस्पतियों की रक्षा करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए खुले मैदान प्राप्त हो जाएंगे और पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास मिल सकेगी। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और जो वहाँ पर वृद्ध लोग हैं वो पर्वतों की शक्ति में बचा हुआ जीवन जी सकेंगे। और यह बेटा तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के यह प्रयास करें, उन पेड़ पौधों को काटने से रोका जाए, वनस्पति को काटने से रोका जाए, तभी वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो संथाली प्रजाति के लोग हैं, वो अपना जीवन खुल करके जी सके। आगे इसमें, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास। अब यहाँ पर अगली पंक्तियों में जो कवित्री है वो क्या कहती है कि आज ऐसा समय आ चुका है बेटा कि जो प्रत्येक आदमी है वो दूसरे पर अविश्वास करता है। अविश्वास मतलब विश्वास नहीं करता है, चाहे कोई कितना भी भरोसा रखे, लेकिन आज के ज़माने में किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो अविश्वासी ही बना रहता है, वो हमेशा संदेह के घेरे में ही फंसा पड़ा रहता है। कोई आदिवासी समाज की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, वो अविश्वास के घेरे में बंधा पड़ा है, जिसके कारण वह आदिवासी लोगों की समाज की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि चारों ओर क्या फैला हुआ है? अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है। आगे, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। अब आगे कवित्री कहती है कि आओ हम सब मिलकर के बचे हुए विश्वास को, बची हुई उम्मीद मतलब आशा और सपने की रक्षा करें। यानी कि उन जातिवादी लोगों की जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है, थोड़ी बहुत जो उम्मीद या आशा की किरण बची हुई है, उन सब की हम सबको मिलकर के रक्षा करनी है, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, उनका लोगों के प्रति विश्वास खत्म न हो। आगे है बेटा कि आओ मिलकर बचाए। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि आओ मिलकर बचाए कि इस दौर में भी बचाने को, यानी कि आओ मिलकर, यानी कि हम सबके प्रयास से। तो अंत में जो कवित्री है वह यही कहती है कि आओ हम सब मिलकर के, हम सबके प्रयास से आदिवासियों के अस्तित्व को मिटने से बचाया जा सके, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। वो कहते कि आज की इस दौर में, कौन सा दौर बेटा? भौतिकवाद का, विकास का, जो लोगों की आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वो प्रकृति को भी नष्ट करते जा रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। तो आज इस दौर में, इस दौर मतलब भौतिकवाद के युग में, आज इस भौतिकवाद के युग में को बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यानी कि आज हम भी अगर चाहें तो आज इस ज़माने के अंदर भी हम बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ बचा है। यदि हम प्रकृति के विनाश को रोक सके तो निश्चय ही आदिवासियों का अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा, उनको जीने की एक नई राह मिल जाएगी। और बेटा ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर के यह ठोस कदम उठाएंगे, तभी हम अपने पर्यावरण को, आदिवासियों के जीवन को बचा सकते हैं। आज आपकी कविता यहीं पर समाप्त होती है। कल से हम बेटा अपना वितान का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं।